स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज सुनिए प्रसिद्ध लेखिका मालती जोशी की कहानी अनास्था के मरुस्थल। अंतरंग से बाहर निकले तो देखा झमाझम पानी बरस रहा है। भीतर बैठकर मौसम के इस बदले मिजाज का पता ही नहीं लगा था। अब उतनी सी जगह में इतने सारे लोगों के साथ खड़े होकर हम लोग बारिश के रुकने की प्रतीक्षा करने लगे। बारिश का फिलहाल रुकना तो नामुमकिन ही था। हाँ, जोर थोड़ा कम हुआ तो ये बोले, सुनो, निकल लेते हैं, घर जाकर कपड़े बदल लेंगे। इन्होंने सिर पर रुमाल रख लिया, मैंने भी सिर पर पल्ला डाल लिया और हम लोग निकल पड़े। पहले तो किनारे किनारे चलना चाहा, पर वहां छत से परनाले बह रहे थे। फिर सोचा, जब भीगना ही है तो तरतीब से भीगेंगे। वैसे भी प्रवेश द्वार तक पहुंचते पहुंचते तरबतर होना ही था। मैं संभल संभल कर सीढ़ियां चढ़ रही थी। मैंने देखा मुझसे कुछ आगे एक और महिला भीगने की परवाह न करते हुए चल पड़ी हैं। वे मुझसे भी धीरे चल रही थी। लग रहा था काफी बुजुर्ग हैं और शायद उनके घुटनों में भी दर्द है। कुछ देर बाद मैंने उन्हें पीछे छोड़ दिया था। गेट पर पहुंचकर ये बोले, तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। मैं प्रतीक्षा कर रही थी, तब तक वे भी बगल में आकर खड़ी हो गई। चेहरा जाना पहचाना सा लगा, शायद कई कार्यक्रमों में देखा है। अकेली हैं? मैंने पूछा। उन्होंने सिर हिला दिया। कहाँ रहती हैं? आरेरा कॉलोनी। तो हमारे साथ चलिए न, हम लोग उस तरफ ही जाएंगे। उन्होंने नानुकुर नहीं की। जानती होंगी कि इतनी बरसात में ऑटो मिलेगा नहीं, मिला भी तो रात में उतनी दूर जाने को शायद ही राजी हो। तब तक ये गाड़ी लेकर आ गए थे। इन्होंने मेरे लिए दरवाजा खोला तो मैंने भीतर हाथ डालकर पीछे वाला दरवाजा भी खोल दिया। इन्होंने प्रश्नार्थक दृष्टि से देखा। उधर अरेरा कॉलोनी में ही रहती हैं, ड्रॉप कर देंगे। अब इतनी रात ऑटो कहाँ मिलेगा? मैंने बताया। इन्होंने मुंह बना लिया पर कुछ नहीं बोले। हम दोनों के बैठते ही चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर दी। आपको अक्सर कार्यक्रमों में देखा है, हमेशा अकेले ही आती हैं। हाँ, अब तो अकेली ही हूँ, पर शौक है कि छूटता ही नहीं। शौक क्या, यह तो एक तरह से मेरे जीने का सामान ही है। घर पर मैंने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। घर पर सब हैं, बेटा है, बहू है, पर उनकी अपनी मसरूफियतें हैं। मेरे साथ कहाँ तक घिसटते रहेंगे? फिर पीढ़ी का अंतर है, उनके शौक अलग, पसंद अलग। उनकी आवाज खनकदार थी, उच्चारण भी एकदम साफ सुथरा। आप लोग भी रसिक जान पड़ते हैं, उन्होंने कहा। जी हाँ, शौक तो बहुत है, पर हर जगह कहाँ जा पाते हैं। यहाँ तो रोज ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते रहते हैं। हम लोग कस्बे से आए हैं, हमारे लिए राजधानी का सबसे बड़ा आकर्षण यही है। देखने सुनने के लिए यहाँ कितना कुछ है, बस समय चाहिए। आप उस दिन रोनू मजूमदार के कार्यक्रम में नहीं थी शायद। बहुत अच्छा बजाते हैं। मेरे ख्याल से चौरसिया के बाद उन्हीं का नंबर है। मैं चकित थी। इसी उम्र की मेरी माँ और सास अचार और पापड़ से आगे कुछ जानते ही नहीं। प्रकट रूप से मैंने कहा, मेरा बड़ा मन था, पर उस दिन ये टूर पर थे। आप गाड़ी नहीं चलाती? चलाती तो हूँ, पर रात में अकेले हिम्मत नहीं पड़ती। आप निकल आया कीजिए, लौटते समय मैं आपका साथ दे दूंगी। थैंक यू, मैंने कहा और दृष्टि अनायास ही इनकी ओर उठ गई। इनके चेहरे की रेखाएं प्रतिक्षण कठोर होती जान पड़ी। ये जरा रिजर्व नेचर के हैं, किसी के साथ इतनी जल्दी बेतकल्लुफ नहीं हो सकते। मैडम, आपको कहाँ छोड़ना है? इन्होंने खुरदरी आवाज में पूछा। हम लोग अरेरा कॉलोनी के मुहाने पर खड़े थे। आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए। आप बस पता बता दीजिए, दोबारा भीगने में कोई तुक नहीं है।
उनके निर्देशानुसार फिर गाड़ी ने 3-4 मोड़ पार किए। फिर एकाएक वे बोली, "बस यहीं रोक दीजिए।" इन्होंने गाड़ी रोक दी। मकान में घुप अंधेरा था। मुझे बड़ा खराब लगा। कैसे लोग हैं? घर का एक सदस्य बाहर है। कम से कम बाहर की एक बत्ती तो जलाकर रखनी चाहिए। अच्छा, अब आप चलिए। धन्यवाद। नीचे उतरकर उन्होंने कहा, आप गेट तो खुलवा लीजिए। खुलवा लूंगी, नो प्रॉब्लम। आप लोग चलिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगा शायद उन्हें हमारे सामने कुछ असुविधा हो रही है। नमस्ते करके हम चल पड़े। मैंने कनखियों से देखा, हमारे जाने के बाद भी उन्होंने गेट नहीं खड़काया, बल्कि वे आगे बढ़ गई। हम लोग शायद थोड़ा पहले ही रुक गए थे, कहती तो 2 कदम आगे भी चले जाते। वे शायद तुम्हें अपना घर नहीं दिखाना चाहती थी। डोंट टेल मी। ठीक तो कह रहा हूँ, तुम तो एकदम गले ही पड़ जाती हो। यह महानगर है मैडम, यहाँ कस्बाई संस्कार नहीं चलेंगे। फिर 2-4 कार्यक्रमों में वे नजर आई, दुआ सलाम भी हुई। मुझे लगा लौटते समय वे हमें ढूंढ लेंगी, पर बाद में नजर ही नहीं आई। शायद पहले ही निकल गई थी। एक बार मैंने टोका भी तो बोली, हर बार थोड़ी अच्छा लगता है। वो तो उस दिन बारिश हो रही थी, इसलिए मेरा ऑटो वाला कहीं अटक गया था। ऑटो वाला लगा रखा है क्या? यही समझ लीजिए, मेरा शौक है, इसे मैं अपने दम पर ही पूरा करती हूँ। किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। फिर भी अगर कभी जरूरत हुई तो आप ही को कष्ट दूंगी, यकीन जानिए। 1-2 बार मैं अकेले ही गाड़ी लेकर गई तो उन्हें मैंने जबरदस्ती बिठा लिया। कहा कि आपका ही सुझाव था, आपके ही भरोसे पर गाड़ी लेकर आई हूँ। अब आप पीछे नहीं हट सकती। एक बार मिसेज माथुर साथ में थी। बोली, आजकल ये मिसेस राय तुम पर बहुत कम्बल हो रही हैं। ओह! तो इनका नाम मिसेस राय है? मुझे तो पता ही नहीं था। पूछने में भी संकोच हो रहा था। वैसे वे मुझ पर कंबल नहीं होती। अकेली होती हूँ, तो मैं ही उन्हें रिक्वेस्ट करती हूँ। फिर भी उनसे बचकर ही रहना। उन्हें तो हर कहीं जाना होता है, चाहे राम किंकर जी का प्रवचन हो या भीमसेन जोशी का गायन हो, अरुण शौरी का भाषण हो या पीनाज मसानी की गजलें हो। उन्हें किसी कार्यक्रम से परहेज नहीं है। अच्छा तो है, अपना बुढ़ापा कलात्मक ढंग से काट रही हैं। अरे बेटा बहू कोसते रहते हैं, उन्हें कोई कहाँ तक ढोएगा। आखिर बच्चों को भी अपने काम होते हैं। मैंने तो उन्हें हमेशा अकेले ही देखा है। खैर, आप इन लोगों को जानती हैं, हमसे 4 घर आगे ही तो रहते हैं। एक दिन मैंने उनसे कहा, आंटी जी, आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, जिस दिन मैं अकेली रहूंगी आपको घर से ही पिकअप कर लूंगी। कोई फायदा नहीं है, फोन बच्चों के कमरे में है, मैसेज मुझे मिल ही जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। कई बार भूल जाते हैं। उनके घर का जो एक चित्र मेरे मन में उभर रहा था, वह इस बात से पूर्ण हो गया। लगा कि वे भीतर बाहर एकदम अकेली हैं। कई बातों की जैसे आदत हो जाती है। शहर की सांस्कृतिक संध्याओं में उन्हें देखने की मुझे जैसे आदत हो गई थी। जब 3-4 बार वे नहीं मिली, तो मैंने मिसेज मित्रा से पूछ ही लिया। पता चला, पता क्या चला? मिसेज मित्रा ने हिकारत से कहा, अरे, टांग तुड़वाकर अस्पताल में पड़ी है। सुनकर बुरा लगा। इस उम्र में फ्रैक्चर, वह भी पैर का, बहुत मुश्किल से ठीक हो पाएगा। उनका घूमना फिरना तो शायद हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। किसी तरह उनका पता ठिकाना मालूम किया। किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट थी। रूम नंबर पता करके एक दिन पहुंच ही गई। दरवाजे पर ही एक सुदर्शन युवक से सामना हो गया। क्या काम है? उसने रूखे स्वर में पूछा। मेरा तो उल्टे पैरों लौट आने का मन हो गया। फिर भी संयत स्वर में कहा, काम क्या होगा? तबीयत देखने आई हूँ। आपको पहचानती है वे? शायद। भीतर जाने देंगे तभी तो पता चलेगा। बड़ी मजबूरी में उसने दरवाजा छोड़ा। भीतर जाकर देखा, बिस्तर पर वे निढाल पड़ी थी।
मुझे देखकर उनके श्रांत क्लांत चेहरे पर एक क्षीण सी मुस्कुराहट आई। बेटे को बुलाकर उन्होंने मेरा परिचय करवाया। श्रीमान जी का नाम सुनते ही उसके चेहरे की रेखाएं कुछ ढीली हुई, पर मेरा चेहरा तन गया। सोच लिया कि इस इंसान से अब बात नहीं करनी है। कुछ देर तक मिजाज पुरसी करने के बाद मैं उठ खड़ी हुई। उन्होंने क्षीण स्वर में कहा, कुछ किताबें हो आपके पास तो भिजवा सकेंगी? पढ़े पढ़े बोर हो रही हूँ। मैंने दूसरे ही दिन नौकर के हाथ पुस्तकें भिजवा दी, पर मन नहीं माना तो 4 दिन बाद खुद पहुंच गई। साथ में 4-6 कैसेट्स थी और हेडफोन सहित मेरा छोटा सा कैसेट प्लेयर भी। वे बहुत खुश हुई। मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, पिछले जन्म में आप जरूर मेरी बेटी रही होंगी। इसी जन्म में मान लीजिए न। फिर तो जैसे नियम ही हो गया। हर 2-3 दिन बाद मैं अस्पताल पहुंच जाती। कभी फल, कभी पत्रिकाएं, कभी कोई हल्का सा नाश्ता, कभी एक आध उपन्यास। वहां खाली हाथ जाना अच्छा ही नहीं लगता था। इस बीच एक आध दो कार्यक्रमों में जाना हुआ तो बराबर उनकी याद आती रही। कार्यक्रम का रस नहीं ले सकी। मन के तार कब किससे जुड़ जाएंगे, कोई नहीं जानता। एक बार मैं उठने लगी तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, परसों नरसों शायद मैं घर चली जाऊंगी। उससे पहले एक बार दर्शन दीजिएगा। दर्शन की चिंता क्यों करती हैं? मैंने उनके हाथ पकड़कर हंसते हुए कहा, मैं घर आकर दर्शन दे जाया करूंगी। नहीं, वहां नहीं। मेरे कान पर हथौड़े की तरह पड़ा। इतनी उत्तेजना की, कठोरता की तो कोई जरूरत नहीं थी। मैंने धीरे से उनका हाथ छोड़ दिया। उन्होंने दोबारा मेरे हाथ थाम लिए। उनका चेहरा भी अब सामान्य हो गया था। सौम्य शब्दों में बोली, मैं नहीं चाहती कि मेरे अपनों का मेरे घर पर अपमान हो। मैं क्या बोलती, चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, तुम्हारे बच्चे नहीं है न? मैं चौंकी। वे कितनी सहजता से आपसे तुम पर उतर आई थी। आपको कैसे पता चला? हम लोग इतनी बातें करते हैं, पर कभी बच्चों का जिक्र नहीं चला न, इसलिए। बच्चे नहीं हैं, पर मुझे कोई मलाल नहीं है। मैंने अपने जीवन को इतनी सारी चीजों से भर लिया है कि सोचने का समय ही नहीं मिलता। वह सोच करने लायक बात है भी नहीं। बच्चों का न होना उतना दुखदाई नहीं है, पर बच्चों के होते हुए अकेले पड़ जाना ज्यादा कष्टप्रद है। मैंने उनकी ओर देखा। चेहरा दर्द से जैसे पुता हुआ था। फिर भी मैं अपनी उत्सुकता नहीं रोक पाई। आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? मैं इतनी बार यहाँ आई हूँ, पर आपकी बहू को कभी नहीं देखा। बेटे को भी बस उसी दिन देखा था। ऑपरेशन वाले दिन दोनों आए थे। अब बेटा कभी कभार चक्कर लगा जाता है। और उनके बच्चे, वे भी तो दादी को देखने आते होंगे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बैठी थी सो लेट गई, जैसे बहुत थक गई हो। मुझे अपने पर शर्म हो आई। नाहक उनकी दुखती रग को छू लिया। मैंने धीरे से सॉरी कहा और चली आई। 2-3 दिन वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, पर फिर डर लगा कि अगर वे घर चली गई तो फिर मुलाकात ही नहीं हो पाएगी। मैंने नर्सिंग होम में फोन करके पता किया, अभी वे वहीं थी। फिर मैंने उनके लिए फेयरवेल का सामान जुटा लिया। आशापूर्णा देवी और शिवानी जी के पूरे सेट्स खरीदे। बशीर बद्र, जावेद अख्तर, साहिर और दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह खरीदे। पंडित जसराज भीमसेन जोशी, कुमार गंधर्व, मालिनी राजुरकर, परवीन सुल्ताना के कैसेट्स खरीदे। नितिन मुकेश के गाए हुए सुंदरकांड का पूरा सेट लिया। 2 खूबसूरत गिफ्ट पैक बनाए। 2-3 पैकेट मसाला सुपारी के, नींबू वटी के पाउच भी रख लिए। काफी सामान हो गया था। फिर भी जैसे मेरी तृप्ति नहीं हो रही थी। उस दिन उन्हें उदास छोड़कर आई थी। सोचा था आज जाते ही उन्हें खुश कर दूंगी, पर वहां जाकर मेरा ही मूड खराब हो गया। उनके सुपुत्र वहां विराजमान थे।
वे भी मुझे देखकर बहुत खुश नहीं हुए। चेहरे पर वही मनहूसियत बरस रही थी। बड़ी बेजारी में बैठे थे। मुझे देखते ही उठ खड़े हुए, थके से स्वर में बोले, मम्मा, आप सारा सामान समेट कर रख लीजिए। मैं कल सुबह 9 बजे आ रहा हूँ। ऑफिस जाने से पहले आपको घर पहुंचा जाऊंगा। उन्होंने स्वीकृति में सिर हिला दिया, पर मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा, भाई साहब, यह सब समेटना क्या आंटी के बस का है? यह अकेले सोहन के बस का भी नहीं है। महीने भर में तो अस्पताल में पूरी गृहस्थी इकट्ठा हो जाती है। न हो तो आप घंटे भर के लिए मिसेज को भेज दीजिए। उनके बेटे ने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा, फिर माँ से बोला, मम्मा, आप तो जानती हैं जया का घर से निकलना कितना मुश्किल है। आपका कमरा ठीक करना है, आपके लिए स्पेशल पलंग मंगवाया था, उसे फिट करना है, आपका बाथरूम चेक करना है। कोई बात नहीं बेटा, उन्होंने सहज स्निग्ध स्वर में कहा, सोहन सब कर लेगा, उसे मालूम भी है कौन चीज कहाँ रखी है। तुम अब निकलो, बच्चे राह देख रहे होंगे। बेटा जैसे इस आदेश की प्रतीक्षा में था, फौरन उठकर चल दिया। कमरे में जब हम दोनों ही रह गई, तब मैंने कहा, आंटी, घर जा तो रही हैं, पर वहां आपकी तीमारदारी कौन करेगा? बहू तो यह सब करने से रही, और सोहन से आप करवा नहीं सकती। सोहन से कैसे करवाऊंगी? बूढ़ी हूं तो क्या, औरत तो हूं। इसलिए मैं यहाँ 8-10 दिन ज्यादा रह ली। मुझे तो पिछले हफ्ते ही छुट्टी मिल रही थी, पर मैंने मना कर दिया। कहा कि ऐसी असहाय अवस्था में घर नहीं जाऊंगी। कम से कम मुझे अपने पैरों पर खड़ा तो हो लेने दो। यह आपने ठीक किया। शक्ति तो धीरे धीरे आएगी, पर आत्मविश्वास तो आना चाहिए। पर इसी बात पर बेटा जी बहुत नाराज हो गए। क्यों? अरे, नर्सिंग होम में रहना कोई मजाक है? 500 रुपया रोज तो कमरे का ही है। इसके अलावा दवाइयाँ, नर्सिंग अलग, ऑपरेशन का खर्च तो अलग ही होता है। वह तो उसी समय वसूल लिया जाता है। बेटे ने साफ कह दिया कि ऑपरेशन की फीस मैंने चुका दी थी, अब बाकी का तुम भुगतोगी। मैं हैरान रह गई। कोई संतान इतनी संवेदना शून्य हो सकती है? पता नहीं क्यों मैंने एकदम पूछ लिया, आंटी, क्या आप इनकी सौतेली माँ हैं? नहीं, पर पिता जरूर सौतेले थे। पर बेटे को उनसे कोई शिकायत नहीं है। प्रेम से उनका नाम लगाता है, उनकी कोठी में ठाठ से रहता है, उनके रुपयों पर ऐश करता है। बस माँ को चरित्रहीन समझता है। क्या बात करती हैं? सच कह रही हूँ। उसका कहना है कि इस देश में लाखों औरतें पति के नाम पर जिंदगी गुजार देती हैं, नौकरी करके बच्चे भी पाल लेती हैं। आप ऐसे त्याग और तपस्या की जिंदगी क्यों नहीं बिता सकी? दूसरी शादी करके आपने सिर्फ अपना भला किया, पर मेरा घर परिवार, आत्मीय स्वजन, कुल गोत्र, जाति सब कुछ छीन लिया। अब उसे क्या बताऊं कि सबकी परिस्थितियां समान नहीं होती। मेरे घर में 4 देवर थे, चारों ही गभरू जवान। एक तो उम्र में मुझसे भी बड़ा था। सास अपाहिज, खटिया से लगी हुई थी। पति की मृत्यु के बाद मैं 4 महीने वहां रही, पर एक रात भी चैन से सो नहीं सकी। डर के मारे पूरी पूरी रात बैठी रहती। जरा सी आहट पर चौंक उठती। हार कर पिता के घर लौट आई। पिता की छोटी सी नौकरी थी। हम 6-7 भाई बहन थे। मेरी शादी करके माँ बाप अभी थोड़ा सुस्ता रहे थे कि साल भर का बच्चा लेकर मैं वापस आ गई। ऐसे में मेरा स्वागत क्या होता? मुझे भी लगा कि मैं भाई बहनों के मुंह का कोर छीन रही हूँ। पति की नौकरी का थोड़ा पैसा था, कुछ बीमे की रकम थी। दोनों पक्षों की आंख उसी पर थी, पर दौड़ धूप करने के लिए कोई आगे नहीं आया। जिसने मदद का हाथ बढ़ाया, वही शक के घेरे में आ गया। अविवाहित होना ही उनका सबसे बड़ा जुर्म था। फिर हमने तंग आकर उस शक को सच में बदल दिया। मुझे एक सशक्त सहारे की जरूरत थी। उन्हें एक सुलझा हुआ साथ चाहिए था। तीनों घरों में बहुत विरोध हुआ, तो हम अपना बोरिया बिस्तर समेटकर यहाँ चले आए। भाग्य से कारोबार चल निकला। जीवन की धारा ही बदल गई।
राय साहब ने मुझे वचन दिया था कि तुम्हारा ही बेटा संपत्ति का एकमात्र अधिकारी होगा, इसलिए हम लोगों ने दूसरा बच्चा भी नहीं होने दिया। अब लगता है कि मैंने गलत किया। कम से कम वह तो मुझे आदर मान देता। इतनी लंबी गाथा कहते कहते वे हाँफ सी गई थी। निढाल होकर थोड़ी देर लेटी रही। लगा जैसे बहुत दिनों बाद उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिला था। इसीलिए वे धारा प्रवाह बोलती चली गई। मुझे तो लगा कि अपने बेटे को भी उन्होंने यह सब नहीं बताया होगा। आंटी, मैंने कहा, एक बार शांति से आप यह सब अपने बेटे को भी बतलाइएगा, शायद उनकी गलतफहमी दूर हो। कहना सुनना तो तब होता है जब कोई आपके पास घड़ी भर आकर बैठे। अब तो वह बात ही नहीं रही। राय साहब थे तब तक घर में उनका दबदबा था, मेरा भी सम्मान था। उनके बाद तो मेरी दुनिया ही बदल गई। बहू बात नहीं करती, बच्चे पास नहीं फटकते, बेटा 24 घंटे में एक बार शक्ल दिखाकर फर्ज पूरा कर लेता है। ये बेचारा सोहन न हो तो मैं बोलने को तरस जाती हूँ। इसीलिए तो घर से भागी भागी फिरती हूँ। बहू को वह भी तो नहीं सुहाता। कहती है इस उम्र में औरतें मंदिर जाती हैं, भजन कीर्तन करती हैं, सत्संग में भाग लेती हैं। तुम्हारी माँ को नाच गानों से फुर्सत नहीं है। यह सुनकर बेटे का दिमाग और खराब हो जाता है। आपकी बहुरानी तो बहुत ही खतरनाक है, पक्की कूटनीतिज्ञ है। राजनीति में होती तो बहुत दूर तक जाती। नीरज को उसी ने पट्टी पढ़ाई है, नहीं तो शादी से पहले वह कभी इस तरह से सोचता नहीं था। पति के कान भर भर कर उसे अपनी मुट्ठी में कर लिया है और अब सारी जायदाद पर कुंडली मारकर बैठ गई है। घर अगर मेरे नाम नहीं होता तो वह मुझे भी बाहर कर देती। वो तो राय साहब समय की नब्ज पहचानते थे, इसीलिए उन्होंने सारी व्यवस्था कर रखी है। कम से कम पैसों के लिए मुझे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। वातावरण बहुत बोझिल हो चला था, इसीलिए बात बदलने की गरज से मैंने कहा, आंटी आपको ऐतराज न हो तो मैं थोड़ा सा सामान समेट दूं। अकेला सोहन भी क्या क्या करेगा। उन्हें ऐतराज भला क्या होता। मैंने अपनी समझ से समेटना शुरू कर दिया। तेल, कंघी, साबुन, पेस्ट, ब्रश, कप, प्लेट, चम्मच, ये सारी चीजें तो कल सुबह तक चाहिए ही थी। उन्हें छोड़कर बाकी सामान इकट्ठा कर लिया और पॉलीथीन की थैलियों में भरकर रख दिया। अलमारी से सारे कपड़े निकालकर तहाकर रख दिए। फिर मैंने कहा, आंटी ये चादर और गिलाफ शायद घर की है न, इन्हें भी निकाल लेते हैं, नहीं तो सुबह जल्दी में छूट जाएंगी। आज रात आप अस्पताल की चादर से काम चला लीजिए। मैंने उन्हें सहारा देकर उठाया और कुर्सी पर बिठा दिया। चादर घड़ी करके रख दी। जैसे ही तकिए का गिलाफ उतारा, नोटों की एक गड्डी टपक पड़ी। ये क्या है आंटी? अस्पताल का बिल है। श्रवण कुमार जताकर गए थे, इसलिए मैंने तय कर लिया था कि पैसे मैं ही दूंगी और अपने हाथ से दूंगी। लेकिन पैसे संभाल कर तो रखा कीजिए। इतने सारे पैसे आपने खुले में रख छोड़े हैं। जब अपने ही लूट रहे हैं तो दूसरों से क्या डरना। वे हंसकर बोली, अस्पताल वाले इतनी सेवा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ले भी लेंगे तो मुझे मलाल नहीं होगा। रहा सोहन, तो बेगानों की भीड़ में वही तो एक अपना है। बैंक का सारा काम वही तो करता है। पुराना भरोसेमंद आदमी है, उसकी नीयत में फर्क नहीं आ सकता। जानता है जब जरूरत होगी मांग कर ले लेना। सोहन का बस नाम ही सुना है, कभी देखा नहीं। देखोगी कैसे? दिन भर तो बेचारा नौकरी करता है, रात में यहाँ ड्यूटी देता है। कल ही गांव जाकर बीवी को ले आया है। कहता है जब तक आप एकदम ठीक नहीं हो जाती, ये आपकी हाजिरी में रहेगी। खेती गई भाड़ में। बहू रानी को ऐतराज नहीं होगा? होगा भी तो वह सोहन से नहीं उलझेगी। एक उसी से तो डरती है, नहीं तो क्या उसे आउट हाउस में रहने देती। बड़ा स्वाभिमानी और दबंग आदमी है। राय साहब की मृत्यु के बाद उसने बंगले पर एक गिलास पानी तक नहीं पिया है, पर नीरज से कह रखा है कि जब तक मम्मी जी है मैं यहीं रहूंगा। जिस दिन उनकी अर्थी उठेगी उसी दिन मैं भी विदा ले लूंगा
और लौटकर इस घर में कदम नहीं रखूंगा। मैंने खिड़की की ओर देखा। सांझ का अंधेरा घिरने लगा था। मैं हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। आंटी, अब चलूंगी। बातों में समय का ध्यान ही नहीं रहा। और देखिए तो, आपके लिए ये सामान लाई थी। बातों बातों में उसका भी ध्यान नहीं रहा। मेरे साथ ही वापस घर जा रहा था। मैंने दोनों गिफ्ट पैक उठाकर पलंग पर रख दिए। ये क्या है? आपके लिए छोटी सी भेंट है, ताकि आप मुझे याद रखें। तुम्हें भूलना क्या संभव है? उन्होंने स्नेहसिक्त स्वर में कहा। फिर बाल सुलभ उत्सुकता से पूछा, इनमें क्या है? खोलकर देख लूं? देखिए न, आप ही के लिए तो लाई हूं। पहला पैक जो खुला, उसमें कैसेट्स थी। उनका चेहरा खुशी से भर उठा। चश्मा लगाकर वे एक एक का विवरण पढ़ने लगी। आपके यहाँ म्यूजिक सिस्टम तो होगा? मैंने डरते डरते पूछा। है न, मेरा अपना टीवी है, रेडियो है, म्यूजिक सिस्टम है। अब तो इन्हीं से काम चलाना है। बहू रानी की ऐसी नजर लगी है कि अब बाहर निकलना तो असंभव ही हो गया है। मैंने कोई टिप्पणी नहीं की और दूसरा पैक भी खोल दिया। पुस्तकें देखकर उनकी आंखें आनंद से छलक उठी। इस बुढ़िया के लिए कितना पैसा फूंक आई हो। आपकी पसंद की तो है ना ये किताबें? मैं अपनी समझ से ले आई थी। बहुत बढ़िया समझ है तुम्हारी। अब मेरे सोनेपन की घड़ियां आराम से कट जाएंगी। बस दुआ करो कि ये पुस्तकें खत्म करते करते ही मैं खत्म हो जाऊं। ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी? अब तो क्राइसिस टल गया। अब तो आप ठीक होकर घर जा रही हैं। बेटा, क्राइसिस तो अब शुरू हुआ है। खैर, तुम अखबार देखती रहना। किसी दिन पर्सनल कॉलम में मेरा नाम नजर आ जाएगा, बशर्ते ये लोग अखबार में दें। बस भी कीजिए आंटी। आज आप ये कैसी बातें कर रही हैं? शुभ शुभ बोलिए। मैंने उन्हें मीठी सी झिड़की दी, पर चाहकर भी यह नहीं कह सकी कि आंटी, अभी तो आपको बहुत जीना है। मैं जानती थी कि ये उनके लिए शुभ कामना नहीं, बद्दुआ होगी, अभिशाप होगा। अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखिका मालती जोशी की कहानी अनास्था के मरुस्थल। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।